नमस्कार, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम सब बातें करेंगे मौर्य वंश के विषय में। चूँकि मैं सारे वंश के बताने से पहले कुछ छोटी मोटी बातें आप सबसे चर्चा करता हूँ, ठीक ना। तो आज उन्हीं विषयों पर आज हमारे और आपके बीच चर्चा होगी और इसमें मुख्य रूप से ये चर्चा होगी कि मौर्य वंश जो है यदि भारतीय इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो यह प्रथम राजवंश माना जाता है। यदि इतिहास के पन्नों में आप देखोगे तो यह प्रथम राजवंश मगध साम्राज्य का है, जिसने अपने साम्राज्य का विकास चतुर्दिक तरीके से किया, ठीक ना। तो आज और साथ साथ ही मौर्य वंश ऐसे भी कह लो कि इतिहास की दृष्टि से प्रथम व्यवस्थित राजवंश था, जो कि जिसकी सत्ता राजतंत्रात्मक होने के बावजूद भी प्रबुद्ध राजतंत्रात्मक चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। प्रबुद्ध राजतंत्र कहते किसको? तो प्रबुद्ध राजतंत्र उस राजतंत्र को कहते हैं जिसमें राजा जो है जनता के हितों का विशेष रूप से ध्यान रखता है। तो लगभग जितने, चाहे वह चंद्रगुप्त मौर्य रहा हो, चाहे वह आपको जो है कि बिंदुसार रहा हो, चाहे स्वयं अशोक सम्राट अशोक रहा हो, तो ये सभी जितने लोग थे, ये सब के सब जो थे प्रजा के कल्याणकारी हितों के विशेष रूप से ध्यान देते थे। जैसे आप देखते हो तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ही सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया। साथ ही साथ लगातार उल्लेख यही मिलता है जैन ग्रंथों में कि लगातार 12 वर्षों से अकाल पड़ने के कारण वह स्वयं राजपाट छोड़कर जो है संलेखना विधि से अपने प्राणों को त्याग दिया। तो ये सारी बातें आप सबको देखने को मिलती है। अब यहीं से एक तरह से देखा जाए तो भारतीय इतिहास का व्यवस्थित जो तिथि है, यानी तिथि इतिहास लिखने की जो व्यवस्थित तिथि है, वो यहीं से जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ ही अभिलेख, भारत में अभिलेख लिखने की प्रथा भी यहीं से प्रारंभ होती है। चूंकि अशोक प्रथम शासक है जिसने अभिलेख लिखने की प्रथा जारी की, ठीक ना। और अशोक के अभिलेख जो थे ये कई लिपियों में थे, जैसा कि 4 लिपि महत्वपूर्ण रूप से हम सब ने आपको बताया या जो भी जानकारी मिली है। ग्रीक, आर्माइक, आपको ब्राह्मी और खरोष्ठी, ये 4 लिपियां थे उस समय की। और इन चारों लिपियों में अशोक के अभिलेख प्राप्त होते हैं, जिसमें सर्वाधिक अभिलेख जो है वह किसके प्राप्त होते हैं? तो सर्वाधिक अभिलेख आपको ब्राह्मी लिपि में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, जब आगे बातों को करते हैं तो देखते हैं कि मौर्य वंश जो था, मौर्य वंश के शासक जितने भी थे, ये कोई एक अस्थायी धर्म या संप्रदाय को नहीं मानते थे। जैसे आप देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये जैन धर्म का मतानुयायी था, जबकि वहीं उसका पुत्र बिंदुसार जो था यह आपको किस्मत का था। तो बिंदुसार के द्वारा आपको आजीवक संप्रदाय को अपनाया जाता है। और वहीं आप देखोगे तो आपको जो है अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाने की बात देखने को मिलती है। तो सभी, यानी एक अशोक तो कहता भी है अपने अभिलेखों में कि सारी प्रजा मेरे संतान है, इस तरह की बातें की जाती हैं। और आइए अब हम विभिन्न प्रशासनिक और सारे व्यवस्थाओं के विषय में, मौर्यकालीन व्यवस्थाओं के विषय में सुव्यवस्थित ढंग से जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक, चलिए जी आइए। ये देखिए, पहला ही आपको जो था मौर्य काल में कंटक शोधन क्या था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और आपको जो है कई बार परीक्षाओं में आप सबसे पूछा गया है, ठीक ना। और इससे संबंधित आपको ढेर सारे प्रश्न बनते हैं। अब कंटक शोधन क्या था ये आपको ज्ञात करना है। तो ये आप सबको पता होना चाहिए कि कंटक शोधन जो था ये आपको क्या था? तो ये एक प्रकार का न्यायालय था। क्या था? न्यायालय था। अब यहीं पे हम लोग एकदम आसानी से मौर्य काल में न्याय व्यवस्था को देख लेते हैं। न्याय व्यवस्था, ठीक ना।
अब मौर्य काल में न्याय व्यवस्था जो था, न्याय व्यवस्था में आपको जो था सम्राट या राजा जो था सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। क्या होता था? सर्वोच्च न्यायाधीश, ठीक ना, न्यायाधीश। और इसकी बातों को कहीं पर भी चुनौती नहीं दी जा सकती थी। इसके नीचे राज्य में दो न्यायालय हुआ करते थे। एक आपको दीवानी न्यायालय, आज भी है दीवानी न्यायालय, ठीक ना बच्चा, समझ में आया आप सबको? एकदम बिंदास होके पढ़िए, ठीक ना, कहीं से भी कोई दिक्कत आप सबको नहीं आने वाली है, ठीक। और इंटरटेनिंग के साथ पढ़िए और आज के कंप्रोमाइज के साथ देखिए। दीवानी न्यायालय, यहाँ क्या होगा तो जमीन जायदाद ससुरा, जहाँ मारपीट होगा तो वो जमीन जायदाद संबंधित चीज़ें जो होंगी ये आपको दीवानी न्यायालय में, और जहाँ खून खराबा यदि हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? फौजदारी यानी क्रिमिनल हो जाएगा, दीवानी फौजदारी, ठीक ना। तो अब यहीं पे ये आपको कंटक शोधन आपको क्या था, तो कंटक शोधन जो था ये आपको जो था ये ठीक, कंटक शोधन जो था दीवानी न्यायालय, क्या था? दीवानी न्यायालय। दीवानी न्यायालय को आपको फौजदारी न्यायालय को कंटक शोधन कहते थे, ठीक ना। और इसके न्यायाधीश को, मुख्य न्यायाधीश को क्या कहते थे? तो प्रदेष्ट्रा ये कहा जाता था। वहीं आपको जो दीवानी न्यायालय थे, दीवानी न्यायालय को इसके समय में व्यवहारिक कहा जाता था, ठीक ना। दीवानी न्यायालय को धर्म स्थनीज कहा जाता था, धर्म स्थनीज। और इसके मुख्य न्यायाधीश को व्यवहारिक कहा जाता था, व्यवहारिक। ये आपको न्याय की व्यवस्था थी, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब न्यायालय व्यवस्था थी, न्यायालय में सम्राट जो था सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, उसके नीचे दो न्यायालय थे, एक दीवानी न्यायालय, एक फौजदारी न्यायालय। दीवानी न्यायालय को धर्म स्थनीज कहा जाता था, फौजदारी न्यायालय को कंटक शोधन कहा जाता था, और मुख्य न्यायाधीश दीवानी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को व्यवहारिक कहा जाता था, और फौजदारी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रदेष्ट्रा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट देखो, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी कचहरी को क्या कहा जाता था? अभी मैंने पीछे सवाल में बता ही दिया कि उसे आपको धर्म स्थनीज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? धर्म स्थनीज कहा जाता था दीवानी न्यायालय को, ठीक ना, दीवानी न्यायालय को। और फौजदारी न्यायालय को क्या कहते थे? तो कंटक शोधन। कंटक, कांटा लगा, कांटा काहे लगेगा? दर्द होगा, तो दर्द, मारपीट में दर्द होता है, ऐसे थोड़ा सा दिमाग को लगा के काम करिएगा ना, कि जैसे याद नहीं हो रहा हो तो दीवानी न्यायालय में क्या, जमीन जायदाद जो है धन संबंधी बातें हैं, और धन वाली चीजें धर्म से जोड़ लो, ठीक ना, धर्म स्थनीज हो जाएगा। और मारपीट, कांटा लगेगा, कांटा कैसे लगेगा? तो कोई कांटा आके लगा दिया, कांटा लगा दिया तो लड़ाई झगड़ा होगा, लड़ाई झगड़ा होगा तो क्या हो जाएगा? फौजदारी में हो जाएगा, ठीक ना, फौजदारी न्यायालय। ये आपको बातें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं हम लोग। ये मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभाजित था? तो ये मेगास्थनीज कौन था भाई? तो मेगास्थनीज जो था ये सेल्यूकस निकेटर का दूत था। क्या का? राजदूत था।
जो किसके दरबार में आया था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मौर्य के दरबार में आया था, के दरबार में आया। ठीक ना। आगे क्या हुआ? तो इसने आकर भारत में इंडिका नामक पुस्तक की रचना की, पुस्तक लिखी जो वर्तमान समय में मूल रूप में नहीं है। ठीक ना। और इसी इंडिका में इसने किया क्या है कि भारतीय समाज में 7 जात, कहता है कि भारतीय समाज जो था ये 7 जातियों में विभक्त था। कितने? 7 जातियों में इसके अनुसार भारतीय समाज विभक्त था। ये 7 प्रमुख जातियां होते कौन कौन सी थी? तो ये 7 प्रमुख जातियां बच्चा आपको जो होते थे, ये पहले नंबर पे आपको जो थे दार्शनिक आया करते थे। कौन थे? तो दार्शनिक थे। दूसरे नंबर पर आपको कौन थे? तो दूसरे नंबर पर कृषक थे, कृषक। तीसरे नंबर पर कौन थे? तो आभीर, आभीर को ही बोलते हैं अहीर। ठीक ना, या ग्वाले। ठीक, ये आपको तीसरी प्रमुख जाति थी। चौथे नंबर पर यदि देखोगे तो शिल्पी, शिल्पी, शिल्पी का काम क्या है? तो आपको जो है लकड़ी, काष्ठकारे आदि का निर्माण करना, ये आपको शिल्पी का 1 2 3 4 शिल्पी हो गए। 5वें नंबर पे आपको कौन से आते थे? तो 5वें नंबर पे जो थे ये सैनिक थे, सैनिक। 6ठे नंबर पर कौन थे? तो निरीक्षक हुआ करते थे, निरीक्षक। और 7वें नंबर पर यदि देखा जाए तो 7वें नंबर पर सभासद। कौन? तो सभासद जो थे ये आपको 7वें नंबर पर हुआ करते थे, सभासद। ये 7 नंबर पर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो थे यही है। और मेगास्थनीज ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं के विषय में भी चर्चा किया। इसने कहा कि मगर पाटलिपुत्र का प्रशासन जो था वो 5-5 सदस्यों वाले 6 समितियों में विभक्त थे। ऐसी बातें इसके द्वारा की गई है। नेक्स्ट, किस इतिहासकार ने सेंड्रोकोट्स का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से स्थापित किया है? यानी सेंड्रोकोट्स या एंड्रोकोट्स की बातें यदि की जाए तो सेंड्रोकोट्स या एंड्रोकोट्स जो था इसका आपको तारतम्य किसने लगाया है? तो आपको विलियम जोन्स महोदय जो हैं, विलियम जोन्स के द्वारा सेंड्रोकोट्स या एंड्रोकोट्स का आपको तात्पर्य लगाया गया है। अब ये इसको सेंड्रोकोट्स किसने कहा और इसे एंड्रोकोट्स किसके द्वारा कहा जाता है? तो एक बात आप जान लीजिए कि सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने कब इसके विषय में कहा था? तो ये आपको 1793 ईस्वी में विलियम जोन्स ने इसका पता लगाया। इसे आपको और यदि डीपली में जाना है तो जस्टिन जो है ये आपको सेंड्रोकोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहकर संबोधित करता है। क्या कहता है? सेंड्रोकोट्स कहकर। वहीं पे आपको जो है कि प्लूटार्क जो है यह एंड्रोकोट्स कहता है, और ये सेंड्रोकोट्स या एंड्रोकोट्स कोई और नहीं चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक, यहां तक लिखता है, जस्टिन लिखता है ना कि सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सेंड्रोकोट्स के नेतृत्व में 6 लाख की सेनाओं ने समस्त भारत को रौंद डाला और अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका। ऐसी बातें कही जाती है। ठीक, चलिए। और इसका जन्मदाता कौन था? तो सेंड्रोकोट्स था।
चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र प्रांत का प्रांतपति कौन था? तो बिंदुसार, पुष्यगुप्त वैश्य, तुषास या राधागुप्त? तो इसमें आपको जो था पुष्यगुप्त वैश्य, कौन था? पुष्यगुप्त वैश्य। यही आपको जो था, ये आपको क्या था? सौराष्ट्र प्रांत का। सौराष्ट्र का अर्थ समझते हैं कि नहीं? सौराष्ट्र का मतलब वर्तमान गुजरात, वर्तमान गुजरात। और गुजरात में भी जूनागढ़ का क्षेत्र जो था यही सौराष्ट्र प्रांत हुआ करता था। अब यहाँ पे क्या जानकारी मिलता है? तो सौराष्ट्र में इसके द्वारा जो है उज्जयंत एवं रैवतक पर्वत को काटकर इसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। ये आप जो है याद रखे रहिएगा। ठीक, नेक्स्ट, अशोक का कौन सा शिलालेख 5 यवन राज्यों के धर्म प्रचारकों के भेजे जाने का वर्णन करता है? यानी अशोक द्वारा तृतीय बौद्ध संघ के उपरांत बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु भेजे गए प्रचारकों के विषय में बातें की जा रही है। तो ये आपको 5 यवन राज्यों के धर्म प्रचारकों के भेजे जाने की जानकारी अशोक के आपको जो है 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है। 13वां शिलालेख कई मामलों में आपको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कई मामलों में, एक दो नहीं, ये आपको कई मामलों में ये आपको महत्वपूर्ण है। और यहीं पे आप लिख सकते हो कि यह सबसे बड़ा अभिलेख है, बड़ा अभिलेख है। एक बात हुआ। दूसरा बात क्या है? तो दूसरी बात में इसी अभिलेख में कलिंग विजय की जानकारी प्राप्त होती है। कलिंग विजय के जानकारी, कलिंग विजय की जानकारी प्राप्त होती है। इसी अभिलेख में आपको जो है कि 5 यवन राज्यों की जानकारी प्राप्त होती है। ये 5 यवन राज्य के जानकारी इसी में मिलती है। ये 5 यवन राज्य कौन कौन से थे? तो आपको एक एंटियोक था। एंटियोक का मतलब सीरिया से था और यहाँ का शासक जो था एंटियोकस द्वितीय था। दूसरा जो राज्य था वह आपको तुलमय था। तुलमय का अर्थ था मिस्र, इसमें नहीं दिया है। एंटियोक मैं लिख भी देता हूँ, 5 यवन राज्य। एंटियोक, अंत्योका, ठीक ना, इसको बोलते हैं। दूसरा तुर्मय, तुर्मय जो था ये मिस्र राज्य था और तुर्मय का अर्थ, यहाँ का शासक जो था वो आपको फिलिप द्वितीय, टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय, फिलिप नहीं कहिए, पूरा नाम टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय जो था यहाँ का शासक था। तीसरा अंत्यकिनी, ठीक ना, अंत्यकिनी ये आपको था।
अंत्यकिनी का जो वर्तमान में यदि कहा जाए तो यूनान या मकदुनिया कह सकते हो। और यहाँ का शासक जो था एंटीगोनस गोनातास जो था यहाँ का शासक हुआ करता था। पांचवा जो था यह आप चौथा ये मग और पांचवा आपको जो था अलिक सुंदर। अब पांचवा के विषय में अलिक सुंदर, ये आपको जो मग जो था या मगा जो था यहाँ का जो शासक था मेगस था, और अलिक सुंदर का शासक जो था ये एपिरस या कोरिंथ यहाँ का शासक हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट देखो, मौर्य प्रशासन में सीता का तात्पर्य क्या है? तो सीता जो थे यह कृषि को बोला जाता था। क्या बोला जाता था? कृषि, या एक तरह से भूमि को सीता कहा जाता है, ठीक ना। और राजकीय भूमि का राजस्व जो था यही आपको सीता कहलाता था। और राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी, राजस्व वसूल करने वाला प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था? तब आप बताइएगा सीताध्यक्ष। ये आपको राजस्व वसूल, राजस्व नहीं, हाँ भूमि का राजस्व ही, भूमि का राजस्व वसूल करने वाला प्रधान अधिकारी सीता अध्यक्ष कहलाता था। नेक्स्ट आइए, अशोक ने अपने किस अभिलेख में चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सतीय पुत्र को अपने पड़ोसी व्यक्तियों के रूप में उल्लिखित किया है? ये प्रश्न भी आपसे जो है आपके परीक्षाओं में कई बार यह पूछा गया है। ये आपको अशोक के दूसरे अभिलेख में इस बात के जानकारी प्राप्त होते हैं। किसमें? तो अशोक के दूसरे अभिलेख से इस बात की जानकारी प्राप्त होते हैं। ये देखिए, ये चोल तो आज भी, पांड्य आज भी, केरल पुत्र का मतलब जो था आप कह सकते हैं चेर राजवंश, ठीक ना। और ये सतीय पुत्र आज भी जानकारी इसकी नहीं मिलती है। कुछ लोग सतीय पुत्र के तारतम्य सातवाहनों से स्थापित करते हैं, लेकिन उसके आगे अशोक का साम्राज्य था, इसलिए कहना उचित नहीं होगा। ये लोग राजस्व के रूप में 1/6 से लेकर 1/ आपको यहाँ पर जब देखोगे तो पहुँचाया करते थे, पड़ोसी राज्य थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट, कभी बातें कुछ और करना चाहो, चीज़ें दिमाग से कुछ और निकलने लगती हैं, ठीक। चलिए, अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? यानी अशोक के धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित अभिलेख कौन सा माना जाता है? तो अशोक के धार्मिक को समर्पित जो है वह द्वितीय अभिलेख है, या षष्ठम है, या आपको जो है कि द्वितीय स्तंभ लेख है, या द्वादश शिलालेख है। द्वादश का मतलब है भैया यह 12वां, तो यही आपको द्वादश शिलालेख जो है ये आपको धार्मिक सहिष्णुता के बात करता है और धार्मिक सहिष्णुता पर बल देता है। मनुष्य को अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरे धर्म का अकारण निंदा नहीं करना चाहिए, ऐसी बातें इसमें बताया गया है। तथा यह भी कहा गया है कि एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय के प्रति सहानुभूति और उसका अनादर नहीं करना
चाहिए। यह बात आपको अशोक के द्वादश यानी 12वें अभिलेख में किया गया है। नेक्स्ट हम बातें करेंगे मौर्य प्रशासन में राजस्व व्यवस्था के देख रेख करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था। ये मैंने कई बार आप सबसे सारी चीज़ों को बताया है और यहाँ पर आपको एक बार पुनः सारा जो है आपको बता दिया जाता है, ठीक ना। तो ये मौर्य काल में देख रेख करने वाला राजस्व व्यवस्था का देख रेख करने वाला, वो तो भूमि संबंधी आय का तो सीता अध्यक्ष, लेकिन यहाँ का रहा राजस्व, सभी प्रकार के राजस्व के देख रेख करने वाला अधिकारी समाहर्ता कहलाता था। जबकि आपको कृपया अध्यक्ष किसे कहा जाता था या सन्निधाता किसे कहा जाता था, तो कोषागार के प्रधान को, किसे, कोषागार के अध्यक्ष को कहा जाता। कृपया अध्यक्ष किसे कहा जाता था, तो जो आपको वन विभाग का अध्यक्ष जो था वह आपको कृपया अध्यक्ष कहलाता था। वन विभाग का अध्यक्ष कृपया अध्यक्ष कहलाता था। पण्या अध्यक्ष कौन होता था, तो जो वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष पण्या अध्यक्ष कहलाता। इसी तरह आपको अकारा अध्यक्ष, तो अकारा अध्यक्ष किसे कहते थे, तो आपको कारखाना या खादान के अध्यक्ष को यहां देखो यहां सूना अध्यक्ष किसे कहा जाता था, तब आप जवाब दीजिएगा कि बूचड़ खाने के अध्यक्ष को सूना अध्यक्ष कहा जाता था। बूचड़ खाने के अध्यक्ष को। जब पूछे कि लक्षणा अध्यक्ष किसे कहा जाता था, लक्षणाध्यक्ष, तब आप जवाब दीजिएगा टकसाल विभाग के अध्यक्ष को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। विभाग के अध्यक्ष साहब को लक्षणाध्यक्ष। इसी तरह आपको जो था कि नवा अध्यक्ष, पांचवा अध्यक्ष, ठीक, आपको ढेर सारे कुल 26-27 प्रकार के अध्यक्ष आपको मिलते हैं। ये अध्यक्ष मुख्य रूप से 3-4 अध्यक्ष जो हैं ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, बिंदुसार के काल में किस स्थान पर अमात्यों के विरुद्ध नागरिकों द्वारा सम्राट से शिकायत की गई थी, तो ये कोई और नहीं था। बिंदुसार के शासन काल में जब आप आओगे तो तक्षशिला में आपको जो था विद्रोह हो गया था। चूंकि तक्षशिला में जो पहले अध्यक्ष जो था वह आपको बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र, जिसे हराकर अशोक जो था गद्दी पर आपको बैठा था। और वह कौन था, तो वह कोई और नहीं, वो आपको हाँ, पूरी कहानी है। बौद्ध ग्रंथ, एक मिनट पानी पी लें। बौद्ध ग्रंथ
दिव्यावदान, किसे? दिव्यावदान। दिव्यावदान, ये दिव्यावदान नेपाली भाषा में लिखा गया है, ठीक ना। दिव्यावदान से पता चलता है कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ। उस समय वहां का गवर्नर सुसीम था, जो विद्रोह को दबाने में असफल रहा। ठीक ना। इसके बाद बिंदुसार ने अशोक को भेजा और अशोक विद्रोह को दबाने में सफल हुआ। अशोक विद्रोह को दबाने में सफल रहा। ये जानकारी कहाँ से मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान से इस बात की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न के और हम लोग चले। अगला प्रश्न जो है वह 12 नंबर, मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम क्या था? तो मौर्य काल में आपको का पुराण था या चूर्णी था या पण था या देनार हुआ करता था। ये पूरी बातें आप सबको जो है मौर्य काल में आपको जो विनिमय का माध्यम था यह आपको पण हुआ करता था। पण जो था ये आपको चांदी का सिक्का होता था, रुपया होता था। बाद में इसे आपको रुपया कहकर भी जानते हैं। तो ये चूँकि जब आप आओगे तो पण व्यापारिक मुद्रा थी और पण में आपको जैसे अध्यक्षों को 1000 पण, राजकुमारों को 12, अमात्य को 1200 पण, ठीक ना, वार्षिक वेतन इन्हें दिया जाता था। इस प्रकार की बातें आपको उल्लेख के रूप में मिलता है। तो ये आपको पण जो था ये दिया गया है। मैं पीडीएफ में ढेर सारी व्याख्याएं आपको करा दिया हूं कि आप कहीं भी, चूंकि ये प्रश्न क्या है जल्दी जल्दी आपको करने के तरीके हैं, ठीक ना। आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं और जल्दी जल्दी। वह संत जिसने अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित किया था वह कौन था? तो वो कोई और नहीं उपगुप्त था। और उपगुप्त से ही अशोक ने बौद्ध धर्म के दीक्षा ली थी। बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे लिया था? तो दीक्षा अशोक ने धर्म की दीक्षा अशोक ने किससे ग्रहण किया था? तो बौद्ध धर्म की दीक्षा अशोक ने आपको उपगुप्त से किया था। किससे? उपगुप्त से। उपगुप्त कोई और नहीं था, उपगुप्त अशोक का भतीजा ही था। ठीक,
ये आपको बौद्ध धर्म की दीक्षा अशोक ने किससे ग्रहण की थी? तो बौद्ध धर्म की दीक्षा अशोक ने उपगुप्त से ग्रहण की थी। ठीक ना, उपगुप्त ने ही, और ये बातें हुई। चलिए नेक्स्ट आइए आगे। रज्जुक कौन थे? शक के सेनापति बिल्कुल नहीं, गुप्त साम्राज्य के ये भी नहीं, सीधे सीधे मौर्य वंश पढ़ रहे हैं। तो मौर्य शासन में अधिकारी जो थे ये रज्जुक हुआ करते थे। और रज्जुकों का उल्लेख अशोक के तीसरे अभिलेख में कहाँ मिलता है? तो अशोक के तीसरे अभिलेख में, अशोक के तीसरे अभिलेख में आपको रज्जुकों के जानकारी प्राप्त होते हैं। ये रज्जुक क्या थे? तो रज्जुक जो थे प्रांतों की देख रेख करने वाले एक आधुनिक जिला अधिकारी की भांति ये काम किया करते थे। और ये आपको एक तरह से कह सकते हो कि प्रशासनिक, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ न्यायिक व्यवस्था का भी, न्यायिक कार्य भी किया करते थे। यानी देखा जाए तो वर्तमान डीएम की तरह, वर्तमान डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी की भांति ये काम किया करते थे। चलिए नेक्स्ट आइए। मौर्य मंत्री परिषद में कौन राजस्व एकत्रित करने से संबंधित था? तो अभी पीछे ही मैंने बताया कि समाहर्ता जो था राजस्व एकत्रित करने से संबंधित अधिकारी माना जाता था। मैंने व्यवहारिक बताया कि दीवानी न्यायालय का प्रधान था, दीवानी न्यायालय का प्रधान। ठीक ना, ये आपको दीवानी न्यायालय का आपको प्रधान माना जाता था। ठीक, तो हम लोग बातें कर रहे थे दीवानी न्यायालय पर। ये आपको दीवानी न्यायालय थी। फिर आपको प्रदेष्ठा जो मैंने बताया था ये फौजदारी न्यायालय का, कहाँ का? फौजदारी न्यायालय का अधिकारी जो था ये प्रधान न्यायाधीश आपको कहलाता था। अनंतपाल क्या था? ये आपको अनंतपाल का मतलब था कि जो दुर्ग का देखरेख करता था उसे अनंतपाल कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट, आपको प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से, यानी इधर से दाहिने से, दाहिने हमारा किधर हुआ? इधर से लिखा जाता था, इधर से, ठीक ना, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दाईं से बाईं ओर लिखे जाने वाले वह लिपि कोई और नहीं थी बल्कि खरोष्ठ लिपि थी। कौन सी? खरोष्ठ लिपि जो थी ये आपको दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक ना, अब यहीं पे हम लोग यदि देखना हो तो आप देखोगे कि आपको अशोक के जो अभिलेख हैं इनकी 4 लिपियां जानकारी मिलती है।
देखो अशोक के अभिलेख के 4 लिपियां थी। 4 लिपियां आपको मिलती हैं। एक आपको मिलती है ब्राह्मी, एक आपको मिलती है खरोष्ठी, दूसरी मिलती है ग्रीक और तीसरी मिलती है चौथी मिलती है आरमाइक। ये आपको 4 लिपियां मिलती हैं, जिसमें सबसे अधिक किस लिपि में, तो सबसे अधिक आपको जो है खरोष्ठ लिपि में अशोक के अभिलेख आपको मिलते हैं। और ये खरोष्ठ लिपि में जो थे ये आपको ऐसे लिखी जाती है, जबकि ब्राह्मी लिपि कैसे बाईं से दाईं ओर इस तरह से लिखी जाती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न की ओर हम सब चलते हैं। और प्रश्नों के श्रृंखला में पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था। किससे बना था, तो यह आपको लकड़ियों से निर्मित महल था। और इसकी तुलना, इस महल की तुलना जो है मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में किया है। और इसने कहा कि इसका महल सूसा और एक बतना, सूसा एवं एक बतना के महल से ज्यादा खूबसूरत है। ऐसी जानकारी आपको प्राप्त होते हैं, ये आपको मिलते हैं, इस बात की हमें आपको जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, तो प्रथम भारतीय साम्राज्य जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था और उस वंश का नाम था मौर्य वंश। ठीक ना, मौर्य वंश प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था किसने, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और इसने आपको जैसा कि पता है कि 305 ईस्वी के युद्ध में इसने सेल्यूकस निकेटर को पराजित करके अपने साम्राज्य, इसका जो साम्राज्य था, इसके साम्राज्य का विस्तार उत्तर में काबुल कांधार से लेकर दक्षिण में आपको कहाँ था, तो कर्नाटक तक मिलता है। और पूर्व में ये कलिंग से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र प्रांत तक इसके साम्राज्य का जानकारी मिलती है। और इस विशाल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थे, तो पाटलिपुत्र हुआ करते थे, जिसे मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में पालीब्रोथा कहकर संबोधित किया है। नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न के ओर कहते हैं। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। कलिंग युद्ध का विवरण हमें आपको किसमें, अशोक के 13वें अभिलेख से ज्ञात होता है। और इतना ही नहीं, आप सबको बता दूं कि ज़्यादा बताने का कोई मतलब नहीं, परीक्षाओं में जो पूछा जाता है उन्हीं चीज़ों को बताने की ज़रूरत है। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था, तो 261 ईसा पूर्व यह लड़ा गया था। और कह सकती हो कि इसके राज्याभिषेक के, यानी अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध जो था, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष आपको लड़ा गया था। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे हम सब देखें, अगले प्रश्न की ओर चलें। और अगले प्रश्न में इंडिका का मूल लेखक कौन था। मैंने पीछे ही बताया कि इंडिका मूल रूप से मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था, जो 399 ईस्वी में आपको भारत आया था। ठीक, नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलिए।
अगला प्रश्न, मौर्य काल में टैक्स छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड किया जाता था? तो मौर्य काल में आपको जो है मृत्यु, टैक्स छुपाने के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था। यह जानकारी कहाँ मिलती है? तो यह जानकारी मेगास्थनीज के इंडिका में मिलती है। किसकी? मेगास्थनीज के इंडिका में आपको इसकी जानकारी प्राप्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट आइए, अशोक का रुम्मिनदेही संबंधित है। तो रुम्मिनदेही अभिलेख जो है ये किससे संबंधित है? 1000 बार बच्चा परीक्षा में मैंने वही प्रश्न सेलेक्ट भी किया है जो आपको ज्यादा से ज्यादा बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो वह बुद्ध के जन्म से, और रुम्मिनदेही अभिलेख जो है अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख आपको माना जाता है। साथ ही साथ ये आपको कहाँ है? तो नेपाल की तराई में, नेपाल के तराई में यह अभिलेख स्थित है। ठीक ना? और इस अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष जो है यह आपको लुम्बिनी गया था। लुम्बिनी गया और वहाँ कर घटाकर 1/6 से 1/8 कर दिया। ये बातें हुई। नेक्स्ट अगले प्रश्न में, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। यह जानकारी कहाँ मिलती है? तो यह जानकारी वाणभट्ट के हर्षचरितम में यह जानकारी प्राप्त होते है। नेक्स्ट देखो, निम्न में से किसने सेंड्रोकोट सिकंदर महान के भेंट का उल्लेख किया है? तो ये कोई और नहीं, सेंड्रोकोट्स के भेंट का उल्लेख जो है ये कौन करता है? तो ये आपको जो है ऐसी जानकारी आपको जो है कि मेगास्थनीज के इंडिका से ज्ञात होते हैं। मेगास्थनीज के इंडिका में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सिकंदर से एक बार इसकी मुलाकात हुई थी। ठीक ना? ऐसी जानकारी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक, ये गड़बड़ हो गया है, 1 मिनट बच्चा, ठीक ना? एकदम रुक जाइए, ये मिट जाए तब। बार बार ये गलतियां हो रही हैं, इन लोगों से क्या बताया जाए। अशोक का नामोल्लेख किया गया है। गुर्जरा शिलालेख में अशोक का नामोल्लेख किया गया है। ये आपको कहाँ उल्लेखित मिलता है, या गुर्जरा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गुर्जरा अभिलेख जो है ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले से प्राप्त हुआ है। अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक जो है 4 अभिलेखों में मिलता है। एक आपको नित्तूर, उडेगोलम, मास्की और गुर्जरा। ये इन्हीं 4 अभिलेखों में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है। ठीक ना? अशोक मिलता है, ये बात नोट किए रहिएगा। ठीक, नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न में। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वह प्रति आपको कालसी से प्राप्त हुई है। कहाँ से? कालसी से आपको प्राप्त हुई है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों की जानकारी मिलती है?
तो अशोक का नहीं, ये आपको रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में पहली बार अशोक और उसके बब्बा यानी चंद्रगुप्त मौर्य इन दोनों की जानकारी प्राप्त होती है। और ये जूनागढ़ अभिलेख जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यहीं पे मैं फिर बता दे रहा हूँ, संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख माना जाता है। ये बातें हुई। चलिए नेक्स्ट देखो भाई अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस मौर्य राजा ने दक्कन विजय के जानकारी प्राप्त होती है? तो दक्कन विजय के जानकारी दक्कन विजय के जानकारी आपको जो है ये किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दक्कन विजय की। चूंकि क्या मिलता है, तो ये बात आप सब याद रखे रहिएगा कि इसकी जानकारी कहाँ से? तो चंद्रगिरी नामक पर्वत ये वर्तमान में कहाँ है? तो चंद्रगिरी पर्वत जो है ये कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में आपको स्थित है। ये बातें हैं। और इसी स्थान पर संलेखना विधि से अपने प्राणों का त्याग किया था। संलेखना विधि से अपने प्राण जो थे यहीं त्यागे थे। नेक्स्ट देखिए आगे। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन मिलता है, मैंने बताया था कि मेगास्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र प्रशासन की जानकारी मिलती है, जिसमें 6 सदस्यों वाले 6 समितियां थी, 5 सदस्यों वाले, ऐसे लिखो 5 सदस्यों वाले 6 समितियां थी। ठीक ना, 5 सदस्यों वाले 6 समितियां थी। नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के किस पहलू पर प्रकाश डाला है? तो कौटिल्य ने राजनीति शास्त्र पर, इसकी पुस्तक अर्थशास्त्र, कहने को तो अर्थशास्त्र है लेकिन पूरा प्रकाश फोकस जो है राजनीति पर किया है। नेक्स्ट, अशोकराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो अशोकराम विहार जो है यह आपको वैशाली में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो यह काम अशोक के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? तो अशोक के द्वारा आपको जो है के प्रथम काम जो है निर्माण करवाया गया था। और ये यहाँ पर ये बातें आपको हुई। नेक्स्ट देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को किस वर्ष पराजित किया था? तो लगभग 305 ईस्वी में ईसा पूर्व सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। और इसके बदले में आपको जो थे संधि हुई थी, उस संधि के तहत हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। साथ ही का साथ अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिपेनिसदाई ये सभी प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को मिले थे। इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी जो था वह भेंट में जो था सेल्यूकस निकेटर को दिया था। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी माप तौल का अधिकारी होता था? तो माप तौल का अधिकारी जो था पौतवा अध्यक्ष होता था। सुना अध्यक्ष बूचड़ खाने का ठीक ना। पणया असीता अध्यक्ष जो था यह भूमि राजस्व का, भू राजस्व का। आपको पणया अध्यक्ष वाणिज्य विभाग का। तो ये मैंने आप सबको बताया। नेक्स्ट, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से मिले हैं? तो पाटलिपुत्र के अवशेष। ये कुम्हार स्थल जो है पाटलिपुत्र में ही है और एक गांव का नाम है, यहीं से आपको जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप महोदय ने ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक ना, ये आपको जेम्स प्रिंसेप महोदय रहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसने सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो सर्वश्रेष्ठ स्तूप जो था सांची का स्तूप है। यह आपको इसका निर्माण किसने कराया है? तो इसका निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया है।
ठीक ना। ये आपको वर्तमान में कहाँ पर है, तो वर्तमान में आपको जो है आपको एमपी रायसेन जिला, रायसेन डिस्ट्रिक्ट जिला में आपको स्थित है। ये बातें हुई। नेक्स्ट, जल की आवश्यकता को ध्यान करते हुए किस शासक ने, आपको पीछे ही मैंने बताया कि सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रांतपति पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा आपको इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक फिर एक बार आया और जेम्स प्रिंसेप महोदय ने पहली बार इसे पढ़ने में सफलता प्राप्त किए। नेक्स्ट, सार्थवाह किसे कहते थे, तो व्यापारियों के काफिलों को सार्थवाह कहा जाता था मौर्य काल में। नेक्स्ट, तो इस तरह आपको प्रश्नों की श्रृंखला खत्म हुई। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो। ईश्वर करे आप अनंत ऊंचाइयों को प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।